Welcome again. In Physics with you, we were doing the 1D motion और हमने 1D मोशन में पैरामीटर्स फॉर मोशन तक लास्ट टाइम कर लिया था। उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट हल्के से रिकैप के साथ कि लास्ट टाइम आपने क्या रीड करा था। हमने वेक्टर क्वांटिटी को समझा कि उसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी की भी इंपॉर्टेंस है, तभी जाके स्पेसिफाई हो पाता है। स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होता है और उसके एग्जांपल हमने जो पैरामीटर्स ऑफ मोशन है उससे देने की कोशिश करी थी। आप उसको समझें कि उसके बाद हमने पैरामीटर्स को जो समझा, दैट वाज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है जबकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, जीरो नहीं होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट चलने के बावजूद भी जीरो हो सकता है। हालांकि ऐसा यूनिट और डायमेंशंस की बात करें तो दोनों की एक ही है। ऐसे स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों रेट ऑफ चेंज है। एक डिस्टेंस के साथ है, एक डिस्प्लेसमेंट के साथ है। अगेन दोनों की यूनिट सेम है, बट एक स्केलर है, एक वेक्टर, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताता है। और 1D मोशन में ये कि यदि आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटी को आप एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो इसी सब के साथ हम अब आगे चलते हैं। बनिए रहिए हमारे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2, 1D मोशन विद ग्राफ्स। अब हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहे हैं। देखिए, जब हम मोशन की बात करते हैं ना, आप रफली समझ लेना, जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं या स्पीड की बात कर रहे होते हैं। वन डायमेंशन नॉर्मली अगर डायरेक्शन एक ही है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही होनी चाहिए थी। हमने जैसे एक केस में देखा, ठीक है। तो हमने नॉर्मली अब किसकी बात करनी है, हमने एक केस की बात करनी है, जैसा केस ए पिछली बार था। इस बार जरा सिनेरियो समझिए। आप यहां से यहां गए, फिर आपके पास थोड़ा मैंने पैरामीटर बदल दिया यहाँ पे। डिस्टेंस वही यही है। इस बार मैं इनकी ना पोजीशन दे रहा हूँ। पोजीशन क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे सब सब कुछ एक्स एक्सेस का अबाउट है। ये है मेरा एक्स नोट, ये है मेरा टी नोट, टाइम है। एक्स नोट मेरी पोजीशन है और V1 क्या है, मान लेते हैं कि स्पीड है। यहाँ पे मेरी क्या है, स्पीड है। यहाँ पे कोई भी स्पीड हो सकती है, ठीक है। अगली बार भी वहां से जब मैं यहाँ पे आया तो नेचुरल है, जब आप इतनी दूर चलोगे तो क्या होगा, पोजीशन बदलेगी। तो ये एक्स नोट से हो गया x1, टाइम भी बदलेगा तो ये हो गया t1। अब मैं कह रहा हूँ स्पीड जो है ना मेरी v1 ही रहेगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके हिसाब से। तो इस केस में जब मेरा स्पीड ये दोनों पहले भी v1 था और अब भी v1 रह गया यहाँ पे, तो मतलब मैं एक ही स्पीड से इधर आ रहा था। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं हम इसे, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये आगे चला के देख रहे हो क्या कर रहा है, ये भागता जा रहा है। क्या, क्यों भाग रहा है भाई। देखो इसके साथ क्या हुआ, पोजीशन फिर से बदलेगी। तो आप यहां से यहां आ गए, ठीक है ना। पोजीशन तो फिर से बदलेगी, टाइम भी बदलेगा। ये तो दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में। अब हम क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी बदल रहा है। इस बार बदल दिया मैंने, पिछली बार नहीं बदला था, इस बार बदल, इस बार V2 कर दिया, राइट। तो इस बार ये V1 नहीं है, V2 है। और V1 V2 एक, V1 और V2 अलग अलग है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ये किसका केस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। जब वेलोसिटी सेम हो तो यूनिफॉर्म हो, जब नॉन यूनिफॉर्म है तो मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी अब बदल गई। यहां से V1 से चला था और यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, V2 हो गई। यानी कि कुछ चेंज आ गया वेलोसिटी। तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। छोटा सा कंसेप्ट था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये आपको समझ में आ गया हो तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। मैंने आपको बता दिया 1D मोशन यानी कि जब हमारा टिपिकल पहला केस चल रहा था तो वहां स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी थी। तो 1D मोशन जब तक है तब तक और सिंपल एक ही तरफ मोशन है, बैकवर्ड मोशन नहीं है, आप इसको स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो इंपॉर्टेंट टर्म है अब है आपके पास एवरेज, ठीक है ना।
क्या इंपॉर्टेंट टर्म है? एवरेज क्या है? एवरेज समझ में आता है आपको? एवरेज पढ़ा होगा आपने कि नहीं पढ़ा? ये एवरेज है। एवरेज होता है कि जब चीज थोड़ी सी इधर होती है, थोड़ी सी क्लास में बच्चों का एवरेज, बच्चों के नंबर्स का एवरेज, बच्चों की हाइट का एवरेज। ठीक है? तो जब दो चीजें अलग अलग होती हैं तभी हम एवरेज की बात करते हैं। अब एक क्लास में 50 है, दो क्लास दूसरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्या एवरेज निकालोगे आप? पता ही 85 है। ठीक है ना? तो वो हो गया यूनिफॉर्म का केस। एवरेज कब निकलता है? एक में 25 है और एक में मान लो 35 है, तब आप एवरेज निकालने बैठते हैं जब डिफरेंस होता है। यानी कि जब वेलोसिटी का डिफरेंस होगा देन वी विल टॉक अबाउट एवरेज। उसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, बस छोटी सी बात समझाना चाह रहा था मैं यहाँ पे। तो उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ ये देखिए, ये है यू। इस व्यक्ति ने क्या करा है? ये यहाँ से जो पहला डिस्टेंस कवर करा है इसने, इसने यू वेलोसिटी से करा है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात आपको? ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, किस वेलोसिटी से गया? यू वेलोसिटी से गया। ठीक है? बाकी पैरामीटर मैंने दे रखे हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है? फिर क्या हुआ? दूसरी बार भी गया। अब जब दूसरी बार गया यहाँ से यहाँ, तो इस बार इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। कितनी है वेलोसिटी इस बार इसकी? वी है। तो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, निकाल लेना चाहिए। पर एवरेज कैसे निकालेंगे वो भी एक सोचने वाला पॉइंट होता है। तो मैंने पैरामीटर आपको दे रखे हैं, मुश्किल सवाल है नहीं, आप कर सकते हो आराम से। तो पहले तो हम यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यू है क्या? यू नॉर्मली हम वेलोसिटी के लिए यू भी यूज करते हैं, ये समझ लेना आप। वी क्या है? यू क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए हम यू भी यूज करते हैं। और क्या बताया था? या स्पीड कह लो। क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिस माइनस दिस। टाइम गैप कितना होगा? T1 माइनस टी नोट। तो देखो यही है डिस्प्लेसमेंट, और ये है टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब v का निकालना चाहे तो आप बताओ मुझे। v के लिए क्या होगा? x2 माइनस x1। और टाइम कितना होगा? t2 माइनस t1। ये हो गया। सिंपल डेफिनेशन है u और v की। अब मैं अगर कहता हूं एवरेज निकालो टोटल का, तो आप क्या करोगे? आप इनिशियल डिस्टेंस देखोगे। तो क्या था मेरा इनिशियल डिस्टेंस? अब आपने इनिशियल लेना। इनिशियल डिस्टेंस था मेरा एक्स नोट, ले लिया मैंने। ठीक है? अब मेरा फाइनल था x2, तो मैंने ले लिया x2। तो डिस्टेंस टोटल कितना था? और फिर मैंने टाइम कितना लिया? t2। और फाइनल शुरू कब से करा था? मान लो t नोट से करा, तो इन दोनों के बीच का गैप, ये टाइम टेकन हो गया। ठीक है? तो ये मेरे पास एवरेज आ गया। आपको मैंने वैल्यू दे दी है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा यहाँ पे। आप इसको करके मुझे बताना कि u की वैल्यू क्या आ रही थी, v की क्या वैल्यू आ रही है, और ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज के लिए ये बार लगा देते हैं। ठीक है ना? v के ऊपर हम बार लगा दें, ये कितनी आ रही है। ठीक है? तो आप मुझे एस्टिमेट करके बताएंगे। नॉर्मली हम इस तरह के गैप को हम डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं। इस नीचे वाले गैप को भी हम डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है? ऊपर x है तो हम x का कह देते हैं, और टाइम है तो टाइम का कह देते हैं। तो ये क्या होगा? वेरिएशन इन x टू वेरिएशन इन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये थी बात एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है? आप न्यूमेरिकल के थ्रू समझना चाहे तो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है? वेलोसिटी गिवन है, आंसर आप निकालेंगे कि मैं निकाल के दूं आपको इसका? तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको पहले, अगर आपने नहीं निकाला तो। यू का आंसर फटाफट करिए, बताइए। ओरल समय ये तो ऐसे देखिए, यू के केस में हमें इसका और इसका गैप निकालना है। डिस्टेंस पता था मुझे, 100 गिवन था, और ये था 300, पहले वाला ही केस है। तो ये आ गया 1/3। ये होगी वेलोसिटी यू की केस में। अब यूनिट लगा देना। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर। यूनिट मत छोड़ना, यूनिट छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएंगे आप। अच्छा, वी की बात करते हैं। तो वी क्या है इस बारी मेरे पास? डिस्टेंस है 2 का, 100 का, और टाइम है 300। 100 से 100 कैंसिल, 0 0 दोनों आपस में उड़ा दो।
ये होगा 2/3। यूनिट क्या आएगी वही, राइट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो सबसे स्पेशल पॉइंट है, क्या? एवरेज कितना बनेगा। तो टोटल बताइए, टाइम कितना, डिस्टेंस कितना लगा। वी बार की बात कर रहा हूँ, कितना आएगा वी। टोटल डिस्टेंस कितना लगा आपका, 100, 200, 3, है ना। और टाइम कितना लगा, इसमें भी 300, इसमें भी 300, तो कितना हो गया, 600। सम करके देख लो आप। तो ये आंसर क्या है, 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर हो। समझ में आया, मैंने आसान से कैलकुलेशन दे रखी थी आपको बस समझाने के लिए कि देखिए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो एवरेज जब भी होता है ना, वो बड़े और छोटे के बीच का होता है। 2/3 हाफ से ज्यादा बड़ा है, 1/3 से छोटा है। तो जो भी एवरेज नंबर होगा, वो एक सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा और सबसे बड़े नंबर से छोटा होगा। यहाँ पे देखिए, ये 2/3 से छोटा है, ठीक है, और 1/3 से बड़ा है, हाफ हाफ का। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पता लग गया। तो चलिए, अब यहाँ से जब एवरेज स्पीड और समझ में आ गया, आपको पता लग गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है कुछ, तो हम एक और केस में चलते हैं, जो मैंने टर्म वहां छोड़ दिया था, एक्सलरेशन। ए छोड़ दिया था ना। अब आपको समझाना कहा था ना, समझाऊंगा, आगे समझाने। तो समझिए जरा क्या है सिनेरियो, वही है जो मैंने पीछे बताया था आपको, कि एक बार देख, पर इसे यहाँ आपको ऑब्जर्व क्या करा होगा आपने, कि जब ये यहां से यहां जा रहा था, तब एक अलग स्पीड थी, और यहां से यहां भागते हुए गया, बिल्कुल फास्ट। ये बढ़ गई स्पीड, फिर बढ़ गई स्पीड, फिर और बढ़ गई स्पीड, फिर और बढ़ गई स्पीड, इस तरह से। तो ये जो स्पीड बढ़ी ना, इसी को कहते हैं एक्सलरेशन। मैंने बताया था, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड का बदलना। समझ में आया, स्पीड स्लो भी हो सकती है, तो भी तो उसको कहते हैं डी एक्सलरेशन हो गया। ठीक है ना, एक्सलेशन मतलब स्पीड तेज होना, और डी एक्सलेशन मतलब स्पीड कम होना, और दोनों ही बातों को हम एक्सलेशन ही कहेंगे। ठीक है ना। तो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। पोजीशन मैंने वैसे पहले वाले लिए, पर इस बार मैंने एज्यूम करा है कि स्टार्टिंग में सब कुछ जीरो है, मतलब एक्स नॉट भी जीरो है, आपका टी भी जीरो है, यू भी जीरो है, सब जीरो है, ताकि समझने में आसान हो जाए, न्यूमेरिकल आसान हो जाए, प्रॉब्लम आसान हो जाए बस। तो ये सिनेरियो तो हमें पहले ही समझ में आ चुका था, पिछले स्लाइड में हमने यही देखा, तो यह तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, x1 में से x0 घटा दो, और t1 में से t2 घटा दो, तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है यहाँ पे। तो और यहाँ पे मैंने दूसरे केस में, यहाँ पे x2 था, x2 से ये वाला कर दो, और यहाँ पे t2 से t1 कर दो, t2 t1, तो यहाँ की वेलोसिटी भी आ गई। ये यहाँ वाले की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ इन जनरल वेरिएबल है, मतलब इन जनरल वो यू है, यू v1 है, v2 बात अलग है, और इन जनरल आपके पास डेफिनेशन ये होती है, आप पहले ही जानते हैं इसको। ऐसा ही सब कुछ करना है बस। वेलोसिटी में जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे वेलोसिटी खुद हो जाएगी। देखो टर्म वही है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे v की जगह a आ गया, कब, जब x की जगह पे यहाँ पे v1 आ गया। इनिशियल मैंने क्या माना, x0 था वहां पे, तो इनिशियल हमारे पास क्या है, यहाँ पे u है। v नोट को हम u कह रहे हैं, अब v नोट कहना चाहे v नोट कह लो। ठीक है। तो सिमिलर मेथोडोलॉजी से हम यहाँ का और यहाँ का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इस पोजिशंस का, इसका और इसका। पर आप देखो ये एक्सेलरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो पहले जो स्पीड क्या थी इसकी, यहाँ पे पहले स्पीड थी 0, यहाँ पे स्पीड क्या थी, v1, मतलब एक्सेलरेट हो गया। और यहाँ पे स्पीड क्या थी, v1, और यहाँ पे स्पीड क्या हो गई इसकी, v2, तो फिर से डिफरेंस हो गया। यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे भी था और एक्सेलरेशन यहाँ पे भी था। ठीक है, आप उसको निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी वैसा ही होता है जैसे कि वेलोसिटी होता है, एनालॉजिकल रिलेशन कहते हैं, बस फर्क क्या है, वहां डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेलोसिटी आ गए, बाकी टाइम वैसा ही है। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कभी फील करा है आपने। मान लो बाइक पे बैठे हो,
और एकदम से कोई रेस दे देता है, तो गाड़ी कैसे होती है? वो एक्सेलरेट करता है। कहता है एक्सेलेटर, नाम सुने ना, एक्सेलेटर होता है कुछ गाड़ी में, बाइक चलाई हो एक्सेलेटर होता है ना। एक्सेलेटर का मतलब क्या है? स्पीड चेंज करने वाला। एक्सेलेटर स्पीड बढ़ा देता है तो एक्सेलेरेट कर दिया, स्पीड कम कर देता है तो आप कहोगे क्या? डीएक्सेलेरेट कर दिया। और स्पीड कौन कम करता है? ब्रेक। ठीक है ना? पर ऐसा नहीं होता। आप आजकल जो स्कूटी है उसमें देखोगे तो स्पीड कम भी होता है, उसमें ब्रेक नहीं होता, तो उसमें स्पीड कम भी होता है, तो उसमें डीएक्सेलरेशन होता है। समझ में आई बात आपको? तो स्पीड को बढ़ाना एक्सेलरेशन, स्पीड को घटाना डीएक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। समझ रहे हैं बात आप? एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का बढ़ना। ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव हो गया। अब अगर आपकी वेलोसिटी गिर गई तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब डीएक्सेलरेशन होना। और जीरो हो जाएगा तो, अगर ए आपका जीरो हो जाएगा तो पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ गई, नेगेटिव है तो वेलोसिटी घट गई, पर जीरो है तो क्या हुआ? ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का केस। ठीक है, ये यूनिफॉर्म हो गया। ये बात समझ में आ गई? हम बात कर रहे हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म की, तो इसमें यही दो केस होंगे कि ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव होगा तो मतलब बॉडी जो है आपकी एक्सलेट कर गई है। ए नेगेटिव होगा इसका मतलब बॉडी आपकी डी एक्सलरेट कर गई है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। एक्सलरेशन समझ में आ गया अच्छी तरह? चलो आगे चलते हैं। अब जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं, ये सिनेरियो तो हम पहले ही देख चुके हैं, लास्ट स्लाइड में आपने देखा था। ठीक है ना? यही दो पार्ट हमने देखे थे। तो हमने वेलोसिटी समझ ली। ये हमारा था एवरेज का, जब हम एवरेज का रोल करना था। ठीक है ना? तो एवरेज हमने क्या करा? यहाँ पे हमने डेल्टा चेंज निकाल दिया यहाँ से, या यहाँ से निकाल लो चेंज, कोई बात नहीं, टी आ जाएगा, जैसा हमने पहले देखा। तो हमने उसे एवरेज कहा था, राइट? तो मैं एवरेज से थोड़ा अब आगे जा रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंट की। इंस्टेंट क्या है? वही जो बताया ना मैंने आपको। आप बैठे थे एकदम से तेज कर दिया, जो कहते हैं एकदम से चेंज कर दिया। एकदम का मतलब क्या? टाइम बिल्कुल कम था, उसमें जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, ठीक है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या है उसका नोशन भी अलग होता है। तो तब हम वी को कैसे, एवरेज को तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं, डिसाइड, पता लगे ना आपको। पर जब इंस्टेंटेनियस बताना होता है ये वाला पार्ट, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक लिमिट लगा देती है। देखो लिमिट देख रहे हो कि हमारा वो टाइम क्षणिक था, बिल्कुल मोमेंट था। ठीक है, बहुत छोटे टाइम के लिए था। छोटे टाइम में जो चेंज आया है हमने वहां से वेलोसिटी निकाली है। इसको मैथमेटिक्स में टर्म कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। तो यहाँ जो डेल्टा है वो डी में चेंज हो जाता है। आप ध्यान से फर्क देखोगे दोनों में क्या है? डेल्टा ये दोनों किस में बदल गए? डी में बदल गए। डी वहीं पे है। ये जो पूरा है ना आपके पास, ये एक ऑपरेटर होता है मैथ की तरह। जैसे मैथ में ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस माइनस, वैसे ये भी एक ऑपरेटर होता है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और उसको लिखा कैसे जाता है, बोला क्या जाता है? डेरिवेटिव, ध्यान से समझना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये रहा एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये रहा आपका टी। ठीक है, बोलना सीख लिया। ऑपरेटर समझ में आ गया कौन है? डी बाई डी टी ऑपरेटर है। और ये क्या है? वेरिएबल है जिसपे अप्लाई होना है। ठीक है ना? और ये आपके पास क्या आ गई? क्या आ गई आपके पास? ये वेलोसिटी आ गई, राइट? मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं डाला, अभी मैं 1D में केस कर रहा हूँ, तो वेक्टर लगाने की मेरे को जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे पता है सब कुछ एक्स के अबाउट ही हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, हो गए, आगे चले। अब एवरेज के केस में अब समझ में आ गया। तो जैसे एवरेज के केस में वेलोसिटी, वैसे एवरेज के केस में एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। अगर नाइन्थ के बच्चे या उससे छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए ये फार्मूला ही बेटर रहेगा फॉर नाइन्थ क्लास, राइट? बट अगर 11th क्लास देख रही है तो उनके लिए, या उससे ऊपर के लोग देख रहे हैं, तो उनको डेरिवेटिव करने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी क्लास को क्या करना है। वैसे तो मेरा अपना मन चले तो मैं तो कहता हूँ डेरिवेटिव आपको नाइन्थ में ही आ जाना चाहिए, बट दैट्स नॉट ए पॉइंट।
ठीक है, आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना होता है, तो क्लास 9th के लिए आप इस फॉर्मेट यूज करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया, मतलब क्या है कि जब डेल्टा टी बहुत थोड़ा होता है और उसको हम मैथ में डेरिवेटिव के फॉर्म में कहते हैं। तो ये आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई। और ये आप यहाँ समझना, ये टी मैंने दिखाया बहुत छोटा है, सिर्फ उसको बड़ा करके दिखाया है। डिस्टेंस आप कवर करते हैं, ठीक है ना, टाइप कितना भी छोटा हो, समझाता हूँ थोड़ी देर में और अब जो टर्म और समझाने वाला था, ए को आप फर्दर, क्योंकि वी भी हमारा डेरिवेटिव है तो उसको दो बार कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन क्योंकि अभी नहीं पढ़ा रहा, मैथमेटिक्स का पार्ट है, अगर आप कहेंगे तो आप हम अलग से इसकी एक सीरीज भी दे देंगे आपको, बट फिलहाल मैं डिफरेंशिएशन की तरफ नहीं जा रहा, तो मैं आपको इसी फॉर्म में ही चीजें करवा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन की फॉर्म में अलग से करवाऊंगा, वो 11th क्लास के लिए थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। अभी मैं सबको कवर कर रहा हूँ, जिसको समझ लें, बिल्कुल नया बच्चा है समझ ले इसे। अब हम चल रहे हैं ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ। तो जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, जो मैंने मेजर पार्ट था हमारा, तो हमने तीन बातें सीखी हैं। एक्स पता लगा, डिस्प्लेसमेंट पता लगा, वेलोसिटी पता लगी, और एक्सेलरेशन पता लगा, और सब में टाइम का रिलेशन था। तो तीन कंपोनेंट क्या बने आपके, एक्स डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी, और ए एक्सेलरेशन। हो गए, टर्म क्लैरिफाइड हो गए आपको। तो हम एक हर एक का प्लॉट करके सीखते हैं। तो मैं पहला प्लॉट लेके आया हूं आपके पास, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं देखो ग्राफ पे आपके लिए लेके आया यहाँ पे। ये सब चीजें तो आपको पहले क्लियर थी, दोबारा जस्ट मैंने आपके लिए रिपीट करा है ये सब, कि आपको उस तरह से दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे यू को डिफाइन करने की कोशिश करी है। ठीक है, यू यहाँ पूरे बेल्ट के लिए, ऐसे ये वी है इस बेल्ट के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए, और यहाँ से यहाँ के लिए यू। ठीक है ना, तो आप मोशन आपको क्लैरिफाइड है, यहाँ तक ये यू में गया। और अब आप समझिए मैंने क्या करा, आपको समझ में आया। जब ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया, साथ साथ आपने देखा यहाँ एक ग्राफ प्लॉट हो गया। मैंने इसका स्पीड का प्लॉट कर दिया, तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है कि सब गिवन था, तो मैंने अकॉर्डिंगली करना है यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि है क्या ये। पहले मैं आपको प्लॉट पे आता हूँ। तो आप यहाँ से यहाँ पे आए, आपने कोई डिस्टेंस कवर करा। मैंने पहले ही बताया, मैं इसको मान के चल रहा हूँ जीरो है सर, एक्स भी जीरो है और टाइम भी जीरो है, दोनों ही जीरो ले लेते हैं। तो हमारे नीचे जो हमने ग्राफ प्लॉट करे है ना, ये तो पता है आप इसको क्या कहते हैं, एब्सेसा, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट पे हमारा है एक्स, ऑर्डिनेट पे क्या है एक्स, और एब्सेसा पे हमने ले लिया टाइम। यहाँ पे क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम टाइम को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, टाइम को हम इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ा, तो यहाँ कितना टाइम लगा आपको, 300 सेकेंड्स। तो मैं मान लेते हैं यहाँ पे आपने स्केल डाला है, यहाँ पे ये 1 ब्लॉक, 2, 3, ये वन जो है आपका क्या है, 100 सेकेंड के बराबर हो गया, मान लेते हैं 100 सेकेंड्स के बराबर हो गया। तो 300 सेकेंड्स कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, है ना। ग्राफ प्लॉट करना आ गया, इसको कहते हैं स्केल। तो ये एक बड़ा ब्लॉक कितने हैं, तो स्केल यही लिखना है। आप क्या लिखना है स्केल में, ऊपर लिख, जब आप ग्राफ बनाए एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे लिखना होता है आप। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखना है इसमें, लिखना है वन बिग डिवीजन। ये बिग डिवीजन है ना, ये पूरा ये बिग डिवीजन, ये वन इक्वल टू व्हाट, 100 क्या सेकंड्स, टाइम बता रहे हैं हम। अलोंग किसकी बात हो रही है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे क्या करके मान के चलते हैं, वाई एक्सिस पे गिवन है मेरे पास 100 मीटर। तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 और 2 ये लिए मैंने। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 1 और 2 लिए नहीं, ये 50 हो गया। यहाँ पे ये वन बिग डिवीजन कितने किसके बराबर है, 50 मीटर के बराबर है। तो ये होता है स्केल लिखना। अब मैं बस ये एक ही बार लिखूंगा, इसके बाद नहीं लिखूंगा आपके।
मैंने स्केल लिख दिया आपके लिए। एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई पे क्या, आप इस तरह से लिखेंगे, ये स्केल हो जाएगा आपके पास। इस मोमेंट जब आप चलोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस ये वाला आएगा, यहाँ तक आया ना, यहाँ तक। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस वाले टर्म को क्या कहते हैं हम, डेल्टा टी। और इस वाले टर्म को क्या कहेंगे हम, डेल्टा एक्स। तो वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता ही है। तो निकाल तो आप पहले ही चुके हो, आपको आता ही। ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है आपको पता होना चाहिए था। ग्राफ इस तरह से प्लॉट हुआ, तो ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब आगे चले। अब जब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा और चला लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या करा, अपने आप को चेंज करा। देखो ना, डिस्टेंस, इस बार ग्राफ इसका यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये डिस्टेंस तुम्हारा 100 मीटर का था, x1 पता था। अब इसके बाद ये ऊपर गया। अब इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है देखो, स्केल तो हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। टाइम फिर से 300 सेकंड है ना। ये 1 2 और 3, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा है इसने देखो, 200 मीटर। 50 का था एक, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, दोनों को मिला देते हैं, ये वाला पार्ट है यहाँ पे। तो हमने इसको मिला दिया। अब आपको समझ में आ रहा है, ग्राफ यहाँ से हमने स्टार्ट करवाया इसकी वॉकिंग का, और ये यहाँ तक जा रहा है। तो दिस इज हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। अब आप स्केल को ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ये भी ले लिया। ये फिर से क्या हो गया, डेल्टा टी दूसरे वाले केस के लिए। ठीक है, और ये डेल्टा एक्स हो गया आपके पास दूसरे वाले केस के लिए। फिर से आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ को डील करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे डील करते हैं। दिस इज हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। अब यहाँ पे आप देखो स्लोप, ये जो स्लोप होता है, टेंजेंट अगर आप प्लॉट करना चाह रहे हो, तो ये यहाँ से थीटा हो, इसका थीटा और इसका थीटा देख के बताओ। ये वेलोसिटी यहीं पे खत्म हो गई थी, ये आगे गया नहीं था, ये गलत है यहाँ, ये गया नहीं है यहाँ पे, बस मैं आगे लेने के लिए मैंने आगे करा। इसका स्लोप होता है, ये टेंजेंट थीटा होता है, ये थीटा है ना आपके पास। और ये तो किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, किसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कम। स्लोप मतलब ढाल, वर्ड क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, स्लोप। ग्राफ में ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि होता है टेंजेंट थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। तो ये देखो, इसका ये बड़ा है कि छोटा है, ये वाला पार्ट देखो, और ये छोटा है। इसका मतलब वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, बाद में ज्यादा है पहले ज्यादा है? पता है आपको, न्यूमेरिकल आप पहले सॉल्व कर चुके हो, आपको पता है। तो ये जो v वेलोसिटी है, इसका मतलब ज्यादा है किससे, u से। ग्राफ को देख के ही मुझे पता लग गया कि v ज्यादा है u से। समझ में आई बात। और कहाँ से आइडिया लगाया मैंने, एक इमेजिनरी पार्ट से मैंने इसके एंगल को समझा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आप एंगल देखो, इसका एंगल के रेड वाले का एंगल क्या है, और ब्लू वाले का एंगल देखो। ब्लू वाले के एंगल से आपको समझ में आ जाएगा, ये एंगल तो बहुत बड़ा था इसका, है ना। तो आपको यहाँ से साफ दिख रहा है। और इसको क्या कहते हैं, थीटा से टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स है तो ये भी डेल्टा एक्स होगा। ठीक है ना। और यहाँ बेस क्या आएगा, ये वाला डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स इसके लिए था, और ये डेल्टा टी इसके लिए था। इसका जो एंगल ये ले रहे, ये आपका रेड वाला एंगल है। ये रेड एंगल देखे ना, यहाँ पे भी यही है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको आ रही है तो ये यही एंगल है, सेम एंगल है दोनों, राइट। तो ये डेल्टा एक्स सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए वहां दिया था। तो मतलब जब आप इस तरह से चीजें करते हैं, तो आपको ग्राफिकल वे में ही समझ में आ जाता है कौन ज्यादा है और कौन कम है। अब होता है जो मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस, इसका फायदा क्या है। ये तो हम बड़े बड़े सेगमेंट में ले रहे थे ना इसको, अब सेगमेंट में नहीं ले रहा हमें। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे ये डिस्टेंस लेना है, ये लेना है और डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका
इंस्टेंटेनियस। तो किसी भी पॉइंट पे आप अगर एक ले लो वैल्यू, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी दे देगा। ये इसका फायदा होता है इस टर्मिनोलॉजी। तो आई होप यू गेट द पॉइंट हाउ टू प्लॉट द एक्सटी प्लॉट। ठीक है, थोड़ा सा अब चलते हैं वीटी। सेम काम लेंगे, सेम फीचर है, हम उसी प्रॉब्लम को बार बार कर रहे हैं। तो इस बार वेलोसिटी क्या है, इस बार यहाँ पे देखे ना, ऑर्डिनेट पे क्या चेंज करा है हमने, एक्स की जगह पे वी लिया है, तो ये वीटी प्लॉट हो गया। अब क्योंकि आपको पता है, याद है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये यहाँ तक गया था। उसके बाद जो दूसरी वेलोसिटी थी उसकी कौन सी थी, तो यहाँ से यहाँ तक की थी, ये वाली, राइट। तो ये भी यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, ग्राफ पे कुछ भी नहीं होना। देखो ग्राफ देखो ध्यान से, ये देखो ग्राफ देखा ध्यान से आपने, तो ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, सीधी लाइन आ रही, ओके। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है, फिर से ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या जंप आया है। ये एक जंप दिख रहा है यहाँ पे, जो ये है ना, ये वाला पोर्शन है ना, ये जंप दिख रहा है आपको, एक सडन जंप आया, आगे रुको और सीधा भागना शुरू हो गया। बाकी ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल फ्लैट घूम रहे हैं आप, राइट ना। फ्लैट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, पर जैसे जंप आया तो वेलोसिटी चेंज होकर ऊपर चली गई। तो ये था मेरा वीटी प्लॉट। ठीक है, तो जैसे वहां पे वीटी होते थे पैरामीटर्स, पिछले केस में देखे थे, वैसे यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं एटी की। एटी मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का प्लॉट। तो ये भी जस्ट वैसे ही है जैसे पहले वाले प्लॉटिंग थी। आप तो मैंने जान के इस बार देखो, मैंने इस बार चेंज नहीं करा है, मैं आपके पास सिर्फ एक को मैंने अलग से प्लॉट दिखाया है। इस वाले ग्राफ में अगर आप समझे, तो ए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, एक की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। एक की क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, या आप छोटी क्लासेस वाला रखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी कर लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो इसको यही कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी तो एक चीज समझ में आई है आपको, जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो ठीक है, एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ है। पर यहाँ पे आप ये देखें, ये जंप जो था इनफाइनाइट था। ये इनफाइनाइट क्यों था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी जीरो हो गया सडनली। इसने क्या करा है कि यहाँ तक आया, और उसके बाद एकदम से कुछ क्षणों में ही इधर तेज हो गया। ठीक है ना, तो ये डेल्टा टी क्या हो गया मेरे पास, यहाँ टेंडिंग टू जीरो हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, जीरो ले लिया। तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, पता है ना। एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी का प्लॉट आ गया आपके पास। इन्फिनिटी के प्लॉट का मतलब क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला इन्फिनिटी के प्लॉट का मतलब क्या है, तो ये ऊपर तक लेके जा रहा है, मतलब यानी कितना जाएगा, बहुत फास्ट चेंज, रैपिड स्टीप चेंज है, इसको हम कहते हैं। तो ये ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करना सिखाया है, तीनों ग्राफ पे एक ही डाटा से, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और तीनों में आपस में रिलेशन। इसका मतलब ये, अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट एक्स टी प्लॉट देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट देता हूँ, और आपको कहता हूँ आप इससे वीटी और एटी प्लॉट बना लीजिए, तो आप बना सकते हैं। तो ये होता है ग्राफ। ठीक है, कैसे प्लॉट। तो ओके, नाउ वी विल डू ग्राफ प्लॉटिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर नोइंग नाउ, द ग्राफ्स। आपको एक्स टी पता है, आपको वीटी पता है, आपको एटी ग्राफ पता है। तो जब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो आपको प्लॉट करना आना चाहिए। So I have given you a situation of a relay race. रिले रेस सबको पता ही होगी। तो 100 मीटर का रेस एक आदमी भागता है, फिर 100 का दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये मैंने आपके आगे, अगर आप ध्यान दें, तो 4 पर्सन मैंने इकट्ठे करे हैं यहाँ पे।
एंड दे आर मूविंग वन बाय वन। ऊपर उन्होंने टाइम लिखे जिस टाइम पीरियड में ये कवर करता है डिस्टेंस को। ये 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 और ये, और ये डिस्टेंस है यहाँ 50 मीटर का। ये रिले भागने के बाद एकदम से तो रुक नहीं पाता आदमी, तो क्या करता है, हालांकि उसमें भी फिजिक्स है पर उसके बारे में नहीं बात करेंगे हम। तो थोड़ा सी देर भागता है वो, फिर और जाकर अपनी स्पीड को जीरो कर देता है। तो जीरो से स्टार्ट हुआ और फाइनल वेलोसिटी फिर उसकी जीरो ही हो गई। वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम 1D में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आया कि नहीं आया। तो हम आपके सामने एक एक्सटी प्लॉट लेके आ रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी और टाइम, और एक्सेलरेशन और टाइम प्लॉट। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, तीनों प्लॉट में एक साथ क्यों लेके आया हूं, कि आपको तीनों की अंडरस्टैंडिंग और उन तीनों में जो रिलेटिव फिनोमेना है वो विजिबल हो जाए थोड़ा सा। ऑल्दो जो मैं वीटी बड़ा दिखाया कि वीटी इज इंपॉर्टेंट ग्राफ, बताऊंगा थोड़ी देर में आपको कैसे। तो पहले सिचुएशन को समझते हैं हुआ क्या है। पहले ये व्यक्ति भागा, नेचुरल है। ऊपर जब ये यहां से इधर आया है तो स्पीड उसकी पहले जीरो थी और फिर उसने अपने आप को तेजी से भागा होगा। यहाँ तेजी से भागने का मतलब है ही हैज एक्सलरेटेड इटसेल्फ हिमसेल्फ। सो व्हाट यू डू, आप इसे एक्सप्लोर करें इसका, क्योंकि स्पीड उसकी पहले क्या थी, कम थी, और फिर उसने एकदम से तेजी लाई है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। इस तरह के ग्राफ को कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि पैराबोलिक ग्राफ होता है कुछ, और ये इस तरीके से। मैं इस बात को फिर से एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में, ये पैराबोलिक क्या है यहाँ पे। तो मतलब स्पीड उसकी पहले जीरो थी और फिर उसने फास्टली अपने आप को राइज करते हुए यहाँ पे गए। अब ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर मैंने एक्सटी लिख दिया, तो मुझे लगा यहाँ जरूरत नहीं है लिखने की, मैं फिर भी आपके आगे लिख देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्स यूनिट, आपको स्केल लिखना होता है तो स्केल आप समझ लेना। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कितने 10 सेंटीमीटर गिनना, पहला 20, 30, 40, 50, और आई थिंक 60 में ही खत्म हो रहा है, तो मेरे 60 तक ही जाना मेरे लिए सफिशियंट है। तो ये हुआ आपके पास 10। अब हर एक में यही स्केल है, मैं बस स्केल ड्रॉ नहीं करूंगा, बस 20, और यहाँ पे आपका ये जीरो है। और वाई एक्सेस पे, जहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक्स क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, एक्स की वैल्यू बताइए पहले। एक्स मैंने हर एक में रखा है 100। ठीक है, तो ये मैं एक ले रहा हूँ 50 का, ये 50 का और ये 100 का। तो 100 मार्क कर रहे हैं, 101, 2, देन 103 एंड 104, और थोड़ा सा और चला है 50 ले लेते हैं आप। तो ये आपका था मार्क 450 का। ठीक है ना, तो ये आपके आगे ध्यान रहेगा आपको कि क्या क्या स्केलिंग थी। इसको स्केल को लेकर वन बिग डिवीजन इक्वल टू सेकंड्स में है हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास एक्स है मीटर्स में। या प्रॉपरली लिख लेना है यहाँ पे, कैसे लिखते हैं, एक्स के आगे ब्रैकेट में आप मीटर लिख देते हैं, ऐसे यहाँ टी के आगे ब्रैकेट में आप ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे जब वी लिखना होगा तो हम लिखेंगे वी, कैसे लिखेंगे, लिखना आना चाहिए आपको, मीटर पर सेकंड, ये आप लिख लेंगे। स्केल मैंने आपको बताया था यहाँ कहीं पे आप लिख सकते हैं स्केल क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे ख्याल फिलहाल नहीं लिख रहा, पर आपको लिखना है यहाँ पे। एक बिग डिवीजन इक्वल टू 10 सेकंड्स का है, यहाँ पे 50 मीटर का है, ये 50 मीटर का है एक। ठीक है ना, तो ये 100 मीटर हो गया इस हिसाब से, और ऐसे मैंने 100 करके 200, और ये 300, और 450, और 400, ये 400। तो ये स्केलिंग हो गई है। इस तरीके से अगर वेलोसिटी की बात करी जाए तो हमने वेलोसिटी का भी कुछ मार्क ले लिया है यहाँ से। तो मैं रफली फिलहाल, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का आइडिया है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। करेंगे तो आपको मैं समझा दूंगा, बाकी चलिए क्या है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन और टाइम, क्योंकि यही रहने हैं तो मैं मार्क कर लेता हूँ। ये है 10 का, 20, 30, 40, 50 और 60। ऐसे आप इधर भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, 10, 20, 40 एंड 60, बीच वाले आधे आते हैं तो मार्केशन हो जाएगी। ये मान लेते हैं हाफ है, और ये 1 है।
ये 1 मान लेते हैं, ये हाफ मान लेते हैं। ये तो ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा। ये है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इधर आपने सेकंड लगा ही देने, पहले वाले की तरह। आप इस तरह से कर लेना इसको। तो ये ग्राफ प्लॉटिंग के बेसिक एलिमेंट होते हैं, ये आपको कर लेना चाहिए। तो आता हूं मैं मेन पॉइंट पे। तो आई होप ग्राफ प्लॉटिंग की मैंने सारी मेजर बातें तो बता दी है, पर जो न्यूमेरिकल डील करना है, जो सब्जेक्ट डील करना है, आप उसको समझते हैं। तो पहले हम कहाँ पे थे? हम थे इस बात पे कि हमारे पास ये पहला पार्ट था, जब ये यहां से इधर आया, ये व्यक्ति जब इधर से इधर आया एक्सीलरेट करता हुआ, तो उसकी एक्स की पोजीशन कुछ इस तरीके से जा रही है। ये रीड आउट हो गया आपको? क्या है? ये वाला पोजीशन है, ये ऐसे गया। और हमने कहा ये पैराबोलिक है, राइट। तो ये कौन से प्लॉट पे हो रहा है? ये एक्सटी प्लॉट पे हो रहा है। पर जरा वीटी प्लॉट पे देखिए क्या हो रहा है। वीटी प्लॉट पे ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी, बॉडी भाग रही है ना, स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से अपने आप को इंक्रीज करते जा रही है। स्पीड उसकी है और एक कांस्टेंट रेट से अपने स्पीड को वेरी करता जा रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा फिर वो भी समझ में आ जाएगा आपको। फिर कि मैंने कहा एक्सेलरेशन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आ जाइए। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। ये इधर से इधर गया, ये 10 मीटर और ये 100 मीटर। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और उससे अगली बार ही ऐसा हुआ। तो मैं ये मान के ये चल रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी इसने एक स्टार्टअप दे दिया और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए चले गए। तो प्लॉट कैसा बनना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या होगा? कांस्टेंट वे में एक्स इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करता चला गया 400 मीटर तक। देखो 400 मीटर तक की कहानी हो गई हमारी। हो गई। मैंने सबको ब्लू कलर से यहाँ प्रेजेंट करा है। अब वेलोसिटी पे क्या होना चाहिए फिर? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट से मूव कर गया, राइट। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो देखिए एक्सेलरेशन उसका नहीं रहा, एक्सेलरेशन उसका खत्म हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे जीरो है। व्हाट माय पॉइंट? ये कौन सा स्केल है? ये जीरो वाला स्केल है। तो इस जीरो पे वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू जीरो वैल्यू, एक्सेलरेशन है ही नहीं। अब अगली बार क्या हुआ? अब यहाँ पे आ जाइए वापस, जहां ये लोग भाग रहे थे। अभी रेस खत्म कर चुका है, अब इसको इसने खुद को स्लो डाउन करना है, ये स्लो डाउन कर रहा है। तो जब उसने स्लो डाउन किया तो ग्राफ कैसे आएगा? देखिए ये ग्राफ कैसा हो गया, देखो ये मुड़ गया, अपने स्पीड स्लो कर गया, ग्रेजुअली अपने आप को स्लो कर गया, राइट। यहाँ पे जीरो हो गया वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ जीरो ही नहीं हो रहा क्योंकि मंडी में है हम, बट वेलोसिटी यहाँ पे आपकी जीरो होगी, राइट। पर इस बार एक्सेलरेशन जीरो ही नहीं हुआ क्योंकि उसको तो स्पीड कम करनी थी, तो उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि डी एक्सेलरेट कर गया है। तो और ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो आई होप यू गेट द माय पॉइंट। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसका मतलब जो भी आपका मोशन हो रहा है, मोशन आपका एक्स और टी में हो रहा है, आप इसको एक्सटी प्लॉट पे भी दिखा सकते हैं, आप इसको वीटी प्लॉट पे भी दिखा सकते हैं, और आप इसको एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट पे भी दिखा सकते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए और मीनिंग उसका पता होना चाहिए। जहां तक ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात है, इनकी एक ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। इस स्लाइड में देखिएगा कि ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बस बेसिक पार्ट है, ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। और मैं यहाँ पे वीटी ग्राफ का यूज कर रहा हूँ। वीटी ग्राफ का क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो हमारे केसेस है ना, जो आपने पिछली बार देखा, इन सब में एक्सेलरेशन का तो यूज था, डिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन और डिएक्सेलरेशन और स्पेस कवर तीनों को कपल करता है। कैसे? आपको पता है कि वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की बात करेंगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, तो ये वेलोसिटी और टाइम का क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ग्राफ कौन सा है? वीटी ग्राफ है। ये है वेलोसिटी और ये टाइम। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो तो वीटी का मल्टीप्लीकेशन बता देगा। तो इसका मतलब कि ग्राफ का एरिया भी एक इंफॉर्मेशन देता है, जो इस ग्राफ पे जो भी लिखा हुआ है, मान लो ये ए है, मैं चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ ए,
यहाँ बी है, तो जो भी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ए और बी का होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी का होगा, इस ग्राफ का एरिया उसके बारे में बता रहा हो। तो जैसे आपने देखा यहाँ वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो वीटी ग्राफ का एरिया, वी टी ग्राफ का एरिया आपको किसकी पोजीशन देगा, डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन देगा, बारे में बताएगा। तो ये पहला ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसका, ग्राफ प्लॉटिंग का। दूसरा समझिए, ये होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, ये एंगल। देखिए इस केस में ये एंगल खत्म हो गया, मतलब स्लोप जीरो हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो स्लोप क्या होता है, ये पार्ट क्या है आपका वाई, ये पार्ट क्या है एक्स। एक्स मतलब मैं एब्सिस के टर्म में बात कर रहा हूँ। तो ये है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई, मैथ के टर्म में अगर बात करेंगे तो। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये डेल्टा वी, डेल्टा वाई क्या है डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स क्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा वी अपॉन टी क्या होता है डायमेंशन वाइज, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसलिए इस ग्राफ का जो स्लोप है, ये हमें स्लोप tan थीटा, tan थीटा के बराबर होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, क्या हो गया tan थीटा। तो किसी ग्राफ का अगर स्लोप आपको पता है, तो आपको उस के स्लोप के मतलब tan थीटा के डायमेंशन की जो क्वांटिटी होगी, उसके बारे में वो बता देगा आपको। ऐसे यहाँ पे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्लोप जाएगा यहाँ पे। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये कि डिसलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग में, कि अगर किसी ग्राफ का एरिया आपको पता है, तो उसको एरिया के मुकाबले जो डायमेंशन सोच के देख लेना कि कौन सी क्वांटिटी बनेगी उसकी। ठीक है, जैसे v और t को मिला के हमें पता है x बनता है गुना करने पे, तो ये एरिया उसके बारे में बता रहा होगा। बाकी फिजिक्स चेक करनी पड़ेगी आपको, उसके बारे में बता रहा है किसी और चीज के बारे में बता रहा है। दूसरी बात, अगर उसका स्लोप गिवन है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स गिवन है, तो आप tan थीटा निकाल सकते हो, और थीटा डायरेक्ट मेजर होता है उसके स्लोप के पैरामीटर्स का। जैसे कि अगर आप डिस्टेंस और टाइम का प्लॉट करते हैं, तो उसका स्लोप क्या होता है, देखिए ये डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम है, तो इसका स्लोप क्या है v। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक्स टी ग्राफ है मेरे पास, ये x है और ये t है। अब अगर यहाँ पे कोई बॉडी इस एंगल से मूव कर रही है, और एक दूसरी बॉडी है जो इस एंगल से मूव कर रही है, ठीक है, तो बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसका स्लोप देख लीजिए, आप इसका स्लोप देख लीजिए, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो सिंपल सा काम है, ग्राफ को इंटरप्रेट करना ज्योमेट्रिकली इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। और अगर आपको ग्राफिंग और प्लॉटिंग का ये बेसिक फैक्टर आपको पता है, तो अभी तो हो सकता है आपको फिजिकल क्वांटिटीज उतनी ना पता हो, तो जैसे जैसे आपको पता लगना शुरू होगा, आप इसको ठीक से यूज करने लगेंगे, आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने आप बन जाएगी। तो इसी सब के सब आज का मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द काइनेमेटिक इक्वेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक्स फॉर लर्निंग विद वाइजस। मिलते हैं फिर से।